सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो गया था और 2 मार्च के बाद में 10 मार्च तक के जो एग्जाम हैं वो सबके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में जैसे कि 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को या आगे आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का पेपर है वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आरपीएफ एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। सभी बच्चों को ये बताना है कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। ठीक है भाई, ये आपको जरूर कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि किस किस तारीख के बच्चे हमारे साथ में ज्यादा हैं। तो देखो मेरे भाई, पहला सवाल, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं। सभी बच्चों को बताना है कि ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिखा हुआ है इसमें आपके कितने वर्ग हैं। अब देखो भाई, बहुत आसान सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। सर कैसे आसान है भाई, हमें भी बता दो। तो देखो मेरे भाई, सर एक तो तुम्हारा देखो ये बन गया, दूसरा तुम्हारा ये बन गया और तीसरा तुम्हारा ये बन गया। तीन तो सर ये मोटे मोटे ये तो सभी को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में एक तुम्हारा ये चौथा बन गया और एक तुम्हारा ये पांचवा बन गया। मतलब इसमें टोटल कितने वर्ग है मेरे भाई, आपके 5 वर्ग है। कितने मेरे भाई, टोटल आपके इसमें 5 वर्ग है। अगर मैं यहीं पर तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं, हो सकता है मेरे भाई ऐसी आकृति दे दे और तुमसे पूछे कि बताओ कितने त्रिभुज है। तो मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसी आकृति मिल जाए इसमें भाई कितने त्रिभुज होते हैं। सर इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 24 त्रिभुज तो तुम्हारे ये हो गए। अब 24 के बाद में देख लो, ये तुम्हारा 25वां, ये तुम्हारा 26वां, ये तुम्हारा 27वां और ये तुम्हारा 28वां। तो मेरे भाई इसमें वर्ग तो कितने हैं, वर्ग है मेरे भाई 5 और त्रिभुज पूछ ले तो त्रिभुज है मेरे भाई आपके कितने। सर 8 दूनी 16, 8 ते 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है भाई, त्रिभुज कितने मेरे भाई आपके 28। तो जो भी आपसे पूछ ले देख लेना भाई। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न आरेख में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है। यदि त्रिभुज गरीब को, ये त्रिभुज जो है मेरे भाई किसको दर्शाएगा, सर ये गरीब को दर्शाएगा। वृत्त मेरे भाई किसको दर्शाएगा, सर ये परिवार को दर्शाएगा। और भाई ये जो वर्ग है किसको दर्शाएगा, सर ये अमीर को दर्शाए। किसको मेरे भाई, आपके अमीर को दर्शाएगा। ठीक है भाई, किसको, अमीर को। तो तुमसे बोला ये छायांकित भाग। अब भाई देखो छायांकित भाग ये रहा, मतलब अमीर से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, अमीर से तो कोई लेना देना है नहीं। तो जिस भी शब्द में अमीर आ गया उसको हटा दो। सर इसमें भी अमीर, इसमें भी अमीर और इसमें भी अमीर, मतलब गरीब परिवार को दर्शाएगा। अरे भाई ये तुम्हारा गरीब के अंदर आ, ठीक भाई, ये गरीब के अंदर भी आ रहा है और ये तुम्हारा परिवार के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि भाई त्रिभुज में भी आ रहा है ये हिस्सा और ये हिस्सा तुम्हारे वृत्त में भी आ रहा है। तो गरीब परिवार को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आ जाओ भाई अगला सवाल देखो। प्रश्न आकृति, आपको बताना है कि ये जो आकृति है ना, ये इस तरीके का ये जो जुगाड़ आकृति तुम्हारे सामने है, ये आकृति आपको इनमें से किस आकृति में दिखाई दे रही है। यानी कि भाई सेम डिट्टो आकृति तुमको बताने की, ये जो है ना ये तुमको इनमें से किस में दिखाई दे रही है। सभी बच्चे कमेंट करो भाई, देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों की आंखें मेरे भाई तेज है। तो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और बताओ भाई किसकी आंखें तेज है, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर करेगा। तो बिल्कुल मेरे भाई इस सवाल का आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4। 4 में कहां पर है मेरे भाई, तो 4 में देख लो। सर एक सीधी लाइन, तो लो भाई मैंने सीधी लाइन खींच दी। सर एक ऐसे खींच दो, लो भाई मैंने एक ऐसे खींच दी। फिर इसमें एक नीचे की तरफ आ रहा है तो भाई इसमें भी लो नीचे की तरफ आ गई। फिर इसमें ऐसे आ रही है, बिल्कुल भाई इसमें ऐसे भी आ रही है। फिर इसमें ऐसे आ रही है, तो हाँ भाई इसमें ऐसे भी आ रही है। तो मेरे भाई देख लो ये तुम्हारा ये रहा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 4, उन सभी का सही है। बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो समझ में आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 4 में है, देखो ऐसे 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 ऐसे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा
जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। ना मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे, लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे और 500 प्लस प्रश्न आपके लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक और 500 प्लस प्रश्न आपके 1 लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न आकृति, आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आपकी सेट बैठेगी। सभी बच्चे बताओ भाई, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। सारे के सारे बच्चे बता दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई देखो यार, सेम टू सेम मेरे भाई देखो, जैसी आकृति यहां पर है ऐसी तो इसके सामने है। अब जैसी यहां पर है वैसे भाई देखो, सर इसमें तो पता नहीं इतनी सारी लाइन क्या कर रही है, मतलब ये गलत हो गया। सर इसमें ये ऐसा प्लस सा बना हुआ है, प्लस तो मेरे भाई इनमें तो कहीं पर भी नहीं बना हुआ, मतलब मेरे दोस्त ये गलत और ये गलत। सर इसमें पता नहीं, देखो ये लाइन एक एक्स्ट्रा कहां से आ गई भाई, इसमें तो एक सीधी लाइन है, इसमें भी सीधी लाइन है, लेकिन इसमें पता नहीं है एक लाइन एक्स्ट्रा कहां से आ गई, तो मेरे भाई ये गलत हो गया। इस तरीके से भाई तुम्हारी आकृति पूरी हो जाएगी, ठीक है भाई। और ऐसा डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उन सभी के मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई इसी बात पर। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं, ठीक है, दाएं 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये बोलना चाहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दो, यानी कि अभी तो हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली तो कि सर ABCDEFG, लेकिन ये बोल रहे हैं भाई उल्टा लिख दो। तो मेरे भाई यहां से लिखना ABCDEFGHIJKL, ठीक भाई, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इसने बोला कि दाएं से 15वां, इधर से मेरे भाई 15वें नंबर पर आऊंगा तो 15वें नंबर पर तो तुम्हारा क्या आता है, 15वें नंबर पर तुम्हारा O आता है। फिर इसने बोला कि इसके बाएं, अब भाई इसके बाएं देखो, यहाँ पर मान लो कोई आदमी, इसका बायां इधर कोई तो होगा, तो भाई इसके बाएं और चल रहा है तुमको कितना, 5वां। तो 15 तो पहले मैं ये चला, 5 मुझे ये और चलना पड़ेगा, 15 और 5 मुझे कितना चलना पड़ेगा मेरे भाई, 20 चलना पड़ेगा। और 20 नंबर पर तो सभी को पता है कि मेरे भाई T आता है, ठीक है भाई। तो भाई दाएं तरफ से 15 तो मैं पहले ये चला, फिर इसके बाएं से 5 और चलना पड़े, तो 5 और चलूंगा तो 15 नंबर पर तो O आता है, ठीक है भाई। 15 और 5 तुम्हारा 20, 20 नंबर पर T आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आरेख घर, सड़क और मैदान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है। यानी कि मेरे भाई घर भी होना चाहिए, मैदान भी होना चाहिए और मेरे भाई आपकी सड़क भी होनी चाहिए। तो बताओ भाई इनके बीच का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब भाई देखो, बच्चे को पता है कि घर एक अलग चीज है, मैदान अलग है और सड़क अलग है। भाई घर, मैदान और सड़क तीनों का कोई संबंध ही नहीं है भाई, तो तीनों का कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। लो भाई अगला सवाल, तुमसे बोला गया कि गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। भाई तुमको कोई भी गाना अगर चाहिए तो भाई उसको गाने के लिए कौन आएगा, गायक आएगा, ठीक है भाई। यानी कि गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। निष्कर्ष, गायक गाना गाते हैं, हाँ भाई गायक गाना ही गाते हैं भाई। अब गायक नाचेंगे थोड़ी, गायक तो गाना ही गाते हैं, मतलब ये बात तो तुम्हारी सही है। कोई भी न गाया गया गाना नहीं होता, कोई भी न गाया गया गाना नहीं होता। यानी कि अगर किसी को गाया नहीं गया हो तो वो गाना नहीं हो सकता। बिल्कुल मेरे भाई ये बात भी तुम्हारी सही है, ठीक है भाई, ये बात भी तुम्हारी सही है। तो दोनों निष्कर्ष लागू होते हैं भाई। गायक गाना गाते हैं, हाँ भाई गायक गाना ही गाते हैं भाई। और कोई भी न गाया गया, अब भाई किसी चीज को अगर गाया ही नहीं हो तो वो गाना कैसे हो सकता है। जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो
तो ये गाना थोड़ी है भाई। लेकिन अगर इसी को मैं लेके साथ में पढ़ाऊं कि बताओ मेरे भाई, ठीक है, अब ये क्या बनेगा, तो मेरे भाई अगर मैं इसी चीज को लेके साथ में बोल दूं तो वो गाना बन जाएगा। हाँ सर, तो कोई भी न गाया गया गाना नहीं होता। हाँ सर, बात तो तुम्हारी सही बोल रहे हो, जब तक गाएंगे नहीं वो गाना हो ही नहीं सकता। तो दोनों निष्कर्ष लागू होते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। वक्तव्य तुम्हारे सामने है, कुछ थैले जेब हैं और कोई भी जेब थैली नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो देखो एक तो है थैले, ठीक है भाई, तो देखो भाई कुछ थैले तुम्हारे क्या है सर, कुछ थैले तुम्हारे जेब हैं, कुछ थैले तुम्हारे जेब है और कोई भी जेब थैली नहीं है। तो थैली को बनाओ मेरे भाई अलग, तो ये थैली बन गई। बोला कुछ थैले थैलियां नहीं है क्या, कुछ थैले थैलियां नहीं है क्या, हाँ भाई कुछ थैले थैले और 100% नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि सवाल में मना क्या है कि जेब थैली नहीं है, तो ये जेब थैली नहीं है। अब जेब तो सर यहाँ पर भी आ रही है, अब इसमें तो थैले भी आ रहे हैं भाई। तो भाई अगर ये सारे तुम्हारे अगर थैली हो भी जाए ना तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि भाई सवाल में मना किया है कि जेब थैली नहीं है। तो अगर भाई ये सब कुछ तुम्हारा अगर थैली में आ भी जाएगा ना, तब भी ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये जेब में आ रहा है और जेब में बोला क्लियर मना किया है कि कोई भी जेब थैली नहीं है। मतलब मेरे भाई तुम्हारा पहला ऑप्शन तुम्हारा सही है। कुछ जेब थैले हैं क्या, भाई जेब थैले, हाँ भाई जेब थैले हैं। देखो सवाल में बोले कुछ थैले जेब है, अब जेब थैले हैं थैले जेब है, बात तो एक ही है, तो ये बात भी सही है। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं भाई, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकल रहे हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 3 उन सभी के मजे, बाकी मेरे भाई सभी को मिलेगी थोड़ी थोड़ी सजा। आ जाओ भाई अगला सवाल। निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त पद के लिए सही विकल्प चुनें। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। विलुप्त पद को चुनना है, आप सभी को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। तुरंत मेरे भाई सारे के सारे बच्चे इस सवाल का आंसर करो। तो मेरे भाई देखो 3 में 3 जोड़ूंगा तो मेरे भाई आपका 6 हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ूंगा तो आपका 11 हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ूंगा तो आपका 18 हो जाएगा, 3 जोड़ा फिर 5 फिर 7, अब तुमको 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 18 में मेरे भाई 9 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 27, जो कि इसी ऑप्शन में है। मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर है 100% गारंटी के साथ में। 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 5 जोड़ोगे 11, 11 में 7 जोड़ोगे 18। तो पहले 3 जोड़ो फिर 5 फिर 7 फिर 9, 18 में 9 जोड़ेंगे 27 आंसर होगा। बिल्कुल भाई ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया, बताइए ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ई के विपरीत तुमको चाहिए मेरे भाई, 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड में आंसर कर दो। जो बच्चा 1 सेकंड में आंसर करेगा मैं मानूंगा कि उसको रीजनिंग आती है, नहीं तो मेरे भाई मामला फिर गंभीर है। तो मेरे भाई देखो यार ई का, अब देखो मेरे भाई एफ डी तो इसमें भी है और एफ डी तो इसमें भी है, मतलब ई का उल्टा क्या होगा बी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन 2 आंसर दे दिया उनका सही है, ठीक है भाई। तो एफ डी इसमें भी है और एफ डी इसमें भी है, ई का उल्टा बी होगा। जिन्होंने भाई 2 आंसर दे दिया उन सभी का सही, बाकी सभी का गलत। लो भाई अगला सवाल। संख्याओं का एक जोड़ा जो अन्य से भिन्न है। मेरे भाई चारों ऑप्शनों में से तुमको बताना है कि तुम्हारा अलग कौन सा है। अब कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तुरंत मेरे भाई इस सवाल का आंसर कर दीजिए, बहुत आसान सवाल है। अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा मात खाओगे, तुरंत आंसर कर दो भाई, ठीक है। देखो यार 200 में 8 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है यार, दे देंगे भाई। 144 में 6 का भाग, हाँ सर जाता है, बात तो तुम ये भी बोल रहे हो। 1331 में 11 का, हाँ सर 1331 में 11 का भाग जाता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ठीक है भाई। लेकिन सर 121 में 12 का भाग नहीं जाता, मतलब ये गलत हो गया भाई। जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उन सभी का सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो भाई। बहुत आसान सवाल है, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। तो भाई देखो 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में 4 जोड़ेंगे 25 होगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, ठीक है भाई। तो 2 4 2 4 2, अब की बार 4 जोड़ना पड़ेगा, 25 में 4 जोड़ दूंगा 29 आंसर आएगा, बात खत्म।
तो जिन्होंने भाई 29 आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो गया। लो भाई, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सभी बच्चे बता दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। बहुत आसान सवाल है भाई, ज्यादा इसमें भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो देखो एक छोड़ के एक देख लो। सर 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर और 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक भाई, तो 2 4 6 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा 36। तो 2 4 6 8, तो 6 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है 36 होता है, ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई 36 उन सभी का सही है, बाकी सभी गलत। ठीक है भाई, तो 2 4 6 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, यदि जेड आई पी बराबर 30 है, जेड ए पी बराबर 38 है, तो वी आई पी बराबर क्या होगा। सभी बच्चे बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो भाई, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। अब देखते भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, नॉर्मली अगर तुम जोड़ने बैठोगे तो सर 26 नंबर पर तो अकेला जेड ही आता है, आई आता है 9 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। यानी कि इनको अगर तुम जोड़ने बैठोगे तो 30 आंसर तो कभी नहीं आएगा। तो मेरे भाई कुछ और सोचो, कुछ क्रेजी सोचो भाई। ठीक है, कुछ क्रेजी सोचो। क्रेजी ये है कि जेड का उल्टा क्या होता है, जेड का उल्टा ए होता है, आई का उल्टा आर होता है और पी का उल्टा मेरे भाई आपका के होता है। तो मेरे भाई ए आता है 1 नंबर पर, आर 18 नंबर पर और के आता है 11 नंबर पर। जोड़ो भाई, 1 और 18 19, 19 और 11 मेरे भाई आपका 30। तो भाई 30 यहां पर सही है यार, ये तो मजे आ गए। देखो भाई, जेड का उल्टा ए का उल्टा जेड और मेरे भाई पी का उल्टा मेरे भाई आपका के। जोड़ के देखो भाई, ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 पर और के आता है 11 पर। 26 और 1 27 और 11 मेरे भाई 38। सर मामला तो आपका सही बैठ गया, 38 आंसर है। तो वी का उल्टा मेरे भाई आपका ई होता है, आई का उल्टा आर होता है और पी का उल्टा मेरे भाई आपका के होता है। ई आता है 5 पर, आर 18 पर और के आता है 11 पर। तो 5 और 18 23, 23 और 11 मेरे भाई कितना होता है आपका 34, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो जिन्होंने भाई 34 आंसर दे दिया उन सभी के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, 34 आंसर देने वालों के मजे ही मजे हैं, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। बताओ भाई, कौन से दो चिन्हों को मैं आपस में बदल दूं कि मेरे समीकरण का मान क्या आ जाए भाई, 7 आ जाए। ठीक है भाई, तुरंत आंसर करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट कमेंट कर दो भाई, कौन से दो चिन्हों को मैं बदलूं कि मेरे भाई मेरे समीकरण का मान आ जाए भाई कितना, 7। तो भाई देखो, आसान सवाल है लेकिन कुछ अलग सोच के देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, देखो भाई, सर 9 में 18 का भाग तो नहीं जाता भाई, 9 में 18 का भाग नहीं जाता, लेकिन ऐसी कोई संख्या फिर मुझको दिख भी नहीं रही कि जिनको मैं बदलूं भाई। 4 में भी 9 का बिल्कुल ही नहीं जाता, 18 में 11 का बिल्कुल भी नहीं जाता, 11 में 6 का बिल्कुल भी नहीं जाता। अभी 9 में 18 का भाग कम से कम 2 बार तो जाएगा। इसका मतलब भाग के चिन्ह को मत बदलो, तुम ऐसे करो, गुणा के चिन्ह को ले आओ यहां पर। तो मेरे भाई समीकरण तुम्हारी क्या बनेगी, समीकरण बनेगी मेरे भाई 4 गुणा में 9 भाग 18 गुणा की जगह पर प्लस 11 और माइनस का 6। तो मेरे भाई 9 चौका 36, या फिर ऐसे कर लो मेरे भाई। ठीक है, 4 गुणा में 9 और इसमें भाग देना भाई किसका, आपके 18 का, और 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 5। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 2 और 5 कितना होता है मेरे भाई आपका 7 आ गया मेरे भाई 7। इसका मतलब भाई गुणा और किसको बदलना था, प्लस को बदलना था। इसका मतलब भाई गुणा और प्लस को बदलना था। तो देख लो तुम्हारी आंखों के सामने आंसर आ गया, प्लस की जगह पर मैंने गुणा लगा दिया और गुणा की जगह पर मैंने प्लस लगा दिया। तो 9 चौका 36, 18 में 36 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, 11 में से 6 घटाऊंगा 5, तो 5 और 2 होता है मेरे भाई आपका 7। आ जाओ भाई अगले सवाल पर।
प्रश्न आकृति, बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब इसको तुम शीशे में देखोगे तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों का कैसा बनेगा। तुरंत आंसर कर दो भाई, ठीक है, तुरंत आंसर कर दो भाई। देखो इसमें ये आकृति ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी भाई। अरे जब तुम कांच में शक्ल देखते हो तो तुम्हारी टांग ऊपर थोड़ी हो जाती है, शक्ल ऊपर है तो ऊपर रहती है, पैर नीचे है तो नीचे ही रहते हैं। लेकिन भाई इसमें ये आकृति ऊपर थी, इसमें नीचे आ गई, पता नहीं क्यों, मतलब ये मामला गंभीर है। इसमें नीचे आ गई मतलब ये भी गलत। इसमें मेरे भाई देखो ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ है, इसमें पता नहीं लाइन साइड की तरफ क्यों चली गई, मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर। जिन्होंने भाई 2 आंसर दे दिया उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। लो भाई अगला सवाल। सवाल में बोला है कि इन सब आकृतियों को मिलाकर, इन सब को मिलाने पर इनमें से कौन सी आकृति आपकी बन सकती है। ठीक है भाई, बताओ इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। मेरे भाई अगर मैं इन सब आकृतियों को आपस में जोड़ दूं, मिला दूं, तो मेरे भाई इनमें से कौन सी आकृति तुम्हारी बनेगी। अब भाई जिनकी आंखें तेज होंगी वो इस सवाल को तुरंत 2 सेकंड में आंसर कर देंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे भाई कि इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही पप्पू लेवल का ये सवाल है। ठीक है भाई, बहुत ही पप्पू लेवल का ये सवाल है। तो देखो मेरे भाई इस सवाल का आंसर अब आप लोगों को क्या करना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे भाई देखो, एक तो तुम्हारा ये खड़ा त्रिभुज है। अब खड़ा त्रिभुज देखो, इसमें तो खड़ा त्रिभुज है नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक भाई, इसमें खड़ा त्रिभुज तो है लेकिन इसमें एक आधा त्रिभुज भी। ठीक भाई, देखो ये तो चलो मान लो ये हो गया। फिर इस वाले की जगह पर तुम क्या रख दोगे, ये वाला रख दोगे। इस वाले की जगह पर ये वाला रख दोगे, बात तो तुम्हारी सही है। और मेरे भाई इस वाले की जगह पर अब तुम क्या रखोगे सर, इसको तुम उल्टा कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा भाई। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, ये तुम्हारा बन जाएगा। बात तो तुम सही बोल रहे हो मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाई तुम्हारा ये जुगाड़ खाली रह गया। ठीक भाई, इसको देखोगे तो इसमें देखो भाई तुम्हारा ये बन गया, ये तो तुम्हारा ये खड़ा वाला हो गया। इसमें मेरे भाई देखो ये तुम्हारा हो गया। इसमें मेरे भाई तुम्हारे ये आधा त्रिभुज मेरे भाई इसमें लग जाएगा। ठीक है भाई, या फिर इसको तुम आधा कर सकते हो। ठीक भाई, इसको तुम आधा कर सकते हो और इसको तुम उल्टा कर सकते हो। ठीक भाई, इसको तुम उल्टा कर सकते हो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन भाई इसमें भी देखो ये वाला त्रिभुज गायब रह गया। ठीक भाई, तो देखो ये भी गलत। इसको देख लो मेरे भाई, इसमें देखो मेरे भाई ये तुम्हारा, ठीक है, ये कंप्लीट। इसको मेरे भाई उल्टा कर दोगे तो ये तुम्हारा यहाँ पर लग जाएगा। इसको मेरे भाई तुम यहाँ पर लगा दोगे तो ये यहाँ पर लग जाएगा, और इसको मेरे भाई तुम यहाँ पर लगा दो, ये लग जाएगा। तो जिन्होंने भाई 2 आंसर दे दिया उनका मेरे भाई 100% सही है भाई। ठीक है, इसमें भी भाई देखो 4 ही आकृति हैं। एक आकृति तो ये रही, इसमें दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी तुम्हारी ये रही। तो जिन्होंने भाई 2 आंसर दे दिया उनका 100% सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। लो भाई अगला सवाल। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हम्बलिंग मेरे भाई आपके सामने शब्द है, अब बताओ इससे कौन सा शब्द आपका नहीं बन सकता। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देखो भाई पहला ही नहीं बन सकता यार, इसमें है ई, और इस पूरी स्पेलिंग में ई कहीं पर भी नहीं है भाई। इस स्पेलिंग में तुमको ई दिखाई दे रहा है और इस पूरी स्पेलिंग में ई तो कहीं पर है ही नहीं, मतलब ये नहीं बन सकता मेरे भाई, मामला गंभीर है इसका। आ जाओ अगले सवाल पर। बोला है मेरे भाई, आवश्यकता के समय काम आने वाले मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं। आवश्यकता के समय काम आने वाले मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं, बात तो तुम्हारी सही है मेरे भाई। अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। अरे मेरे भाई ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आज मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तो पूरी दुनिया मेरी दोस्त। भाई आज मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तो मेरे दुश्मन भी बहुत है मेरे भाई। इसका मतलब सर ये तो तुम्हारा गलत हो गया भाई। बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते, बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते, ये भी गलत है मेरे भाई। यार हो सकते हैं बुरे समय में दुश्मन, मान लो आज मेरी किसी से दुश्मनी है, कल को मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाए, सामने वाले को दया आ जाए यार कि साथ देखो भाई है तो बुरा आदमी लेकिन गलत हुआ इसके साथ में, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो मेरा मित्र बन जाए, तो सर ये भी तुम्हारा गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। अच्छे समय में सभी मित्र नहीं होते भाई, अच्छे समय में मित्र भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते, अरे भाई दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, ऐसा आपने खूब सुना होगा। ठीक भाई, कि पहले लड़ाई हो रही थी और अब बहुत अच्छे मित्र बन गए वो, तो गलत है भाई। ठीक है, दोनों ही गलत है। आ जाओ भाई, आपसे बोला कि निम्न में से कौन सा आरेख क्रिकेट खेल और अंगूठी के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी कि क्रिकेट खेल और अंगूठी के बीच के संबंध को कौन सा खतन दर्शाएगा। तो भाई बहुत आसान है भाई, क्रिकेट तो खेल ही तो होता है भाई,
क्रिकेट खेली तो होता है और अंगूठी अलग होती है मेरे भाई। अंगूठी का खेल क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है। क्रिकेट तो एक तरीके का खेल ही है, तो क्रिकेट अंदर आए किसके, खेल के, और अंगूठी बनेगी अलग। ऑप्शन है नंबर 1। ये क्रिकेट का मान लो, ये खेल का मान लो, और ये तुम्हारी अंगूठी का मान लो। तो भाई क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में कमेंट में ये बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है, 11 को है, 12 को है, 13 को है, या आने वाले दिनों में जब भी आपका पेपर है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। अब इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।